नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम शिवम सोनी है। आप न्यूज स्टेट देख रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि ये न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी आवाज नहीं उठ पाती, इनकी बात नहीं पहुंच पाती। कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की हमारी कोशिश है। हमारा शो लेकर रहेंगे न्याय। गाड़ी कमाई, सुनहरे सपने और फिर एक भयानक धोखा। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े ऑनलाइन निवेश घोटाले में से एक की। 3200 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड लविश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और उसका साथी ऋषिकेश राय नोएडा से गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन हजारों लोगों की जीवन भर की पूंजी इस फर्जीवाड़े में डूब गई, उनके सामने कानूनी विकल्प आखिर है क्या और उनका पैसा उन्हें कैसे वापस मिलेगा? रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग का भारी भरकम झांसा, रातों रात अमीर बनने का लालच और मल्टी लेवल मार्केटिंग का जाल। इसी चक्रव्यूह में फंसाकर मास्टरमाइंड लविश और उसके गैंग ने देश भर के हजारों मासूम निवेशकों को 3200 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। आम आदमी के भरोसे के साथ खेला गया ये एक ऐसा डिजिटल खेल था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ठगों की जेबें भरी गईं। कानून के हाथ इन सफेद पोश ठगों की गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसी साल फरवरी में मास्टरमाइंड ऋषिकेश राय को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। जांच में ऋषिकेश के खातों से 1000 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। वहीं मुख्य सरगना लविश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और इंदौर की विशेष अदालत में उसके खिलाफ मामला चल रहा है। इस महा घोटाले की गंभीरता को देखते हुए अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत मोर्चा संभाल लिया है। अब तक 260 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है। आइए अब जान लेते हैं कि 3200 करोड़ की ठगी करने वाला लविश चौधरी है कौन। 3200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। निवेश के नाम पर देश के कई राज्यों में ठगी की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क संचालित करने का आरोप है। एसटीएफ अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले में अब तक 10 की गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी दबिश दी गई। 3 डायरेक्टर स्तर के आरोपी भी शामिल हैं। ठगी कुल 3200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 260 करोड़ रुपए अब तक फ्रीज किए जा चुके हैं। आइए अब उस प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। लविश का प्रत्यर्पण कैसे किया जाएगा। एसटीएफ ने इंदौर स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई। एसटीएफ ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए दुबई में होने के प्रमाण जुटाए गए। अदालत की मंजूरी मिलते ही केस से जुड़े दस्तावेज भेजे जाएंगे। केस से जुड़े दस्तावेज सीआईडी के जरिए राज्य शासन को भेजे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजे जाएंगे दस्तावेज। विदेश मंत्रालय को भी दस्तावेज भेजे जाएंगे, जिसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात की अदालत को भी दस्तावेज भेजे जाएंगे। 3 से 4 महीने में यूएई कोर्ट प्रत्यर्पण पर सहमति दे सकती है। 3200 करोड़ की ठगी सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों की हत्या है। जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, संपत्तियां भी कुर्क की जा रही हैं, लेकिन इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक आखिरी निवेशक के खाते में खून पसीने की उसकी कमाई का एक एक पैसा वापस नहीं लौट आता। लेकर रहेंगे न्याय की टीम इस मुहिम में हर पीड़ित के साथ खड़ी है। टीम न्यूज स्टेट। लविश चौधरी, जिसने हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई अपने खाते में डकार ली,
लविश चौधरी जो फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, यानी कि लविश के अब भारत प्रत्यर्पण की तैयारी है। कुछ वक्त इसमें लगेगा। सरिता वर्मा है, पीड़ितों की वकील, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। नितेश राणा है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपका स्वागत है। पंकज दुबे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत नितेश राणा साहब आप ही के साथ, किस तरह से देखते हैं लविश चौधरी जो कि हजारों सैकड़ों लोगों की जमा पूंजी, गाड़ी कमाई जीवन भर की, डकार जाता है अपने पेट में और फिर फरार हो जाता है। कैसे जो पीड़ित हैं उनकी न्याय के लिए आवाज बुलंद हो? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला है और आज ये एक नया मामला नहीं है। देश में कई जगहों पे, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में और यूपी, कई जगहों पे पहले भी ऐसे मामले हुए हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग्स के। और ख़ासकर छोटे शहरों के लोगों को टारगेट किया जाता है। इसमें लोगों को इंड्यूस किया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उनको इंड्यूस किया जाता है कि ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और लोग उनके झांसे में आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। जब पता चलता है, और चूंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक दो लोग नहीं हो तो हज़ारों की संख्या में लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पैसा बहुत होता है। और जब पैसा बहुत हो जाता है तो कैसे भी करके कोई और रास्ते से वो पैसा देश से बाहर भी चला जाता है, और जो एक्यूज्ड है वो देश छोड़ देते हैं। तो इस मामले में तो इस वक्त एसटीएफ जो है, कंसर्न एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी मामला बनता है ये। तो आई थिंक दोनों ही एजेंसी इस पे काम कर रही है। और जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो गया है, तो जो जिस भी कंट्री में होएगा एक्यूज, वहां से उसको जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए उसको देश को सौंपा जाएगा। आपने राणा साहब बताया कि ये भाग जाते हैं, लेकिन ये लविश चौधरी तो पहले से दुबई में छुप के बैठा है। इसको तो पता था कि साहब कुछ देर बाद मेरा पापों का गड़ा फूटेगा और उसके बाद मुझे भारत की पुलिस जो है वो ढूंढेगी। लेकिन ये पहले से ही दुबई में सेटल हो चुका था। दुबई में इसने अपने बिजनेस को डेवलप कर रखा था और फिर वहां से प्रत्यर्पण की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत ही सोचा समझा मामला होता है। कोई भी आरोपी या कोई भी एक्यूज या क्रिमिनल, आप उसको दिमागी रूप से कमजोर नहीं समझ सकते हैं। बहुत शातिर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं वो। जब उन्होंने देखा ये बहुत बड़ा मामला है, और वो जानते थे जो भी उनका प्लान था, उस प्लान के हिसाब से वो पहले ही सारी प्लानिंग करके, पैसा जमा करके और देश छोड़ दिए। अगर देश में रहे होते वो, तो उनका यहीं पे अरेस्ट हो जाते थे और सारा पैसा जब्त हो जाता। तो वो उसके पहले की मामला, ये ब्लास्ट हो, मामला पुलिस तक पहुंचे, वो देश छोड़ देते हैं और वो उस देश में बैठ करके ही उसको वहां से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि वहां से ऑपरेट करना, यहाँ पे उनके लोग होते हैं, उनके थ्रू वो ऑपरेट करते हैं और आसान होता है। बड़े बड़े सेमिनार्स कराते हैं लोगों का। इस सेमिनार्स के अंदर ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखिए आप हमारे इसमें इन्वेस्ट कीजिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग हम करेंगे, आपके पैसे से ट्रेडिंग करेंगे, आपको उसका मुनाफा इतना गुना दिया जाएगा, हमारी करेंसी को आप परचेज कीजिए, इसकी वैल्यू फिलहाल आज इतना है, आने वाले 4 साल में इसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में होगी। तो लोग सोचते हैं साहब ये तो शॉर्ट टर्म है पैसे कमाने का। ये एक शॉर्ट टर्म, हम लोगों को सबको समझना चाहिए आज के दिन में, जो शॉर्ट टर्म गेन कुछ नहीं होता है। इतना शॉर्ट टर्म अगर आपको कोई इंड्यूसमेंट मिल रहा है, कोई आपको ऐसी लालच की दे रहे हैं, तो आप उसके इंटेंशन को समझिए। और ऐसे बहुत सारे लविश जैसे और भी कई सारे गैंग हैं जो विदेश में बैठ करके इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, लविश चौधरी वहां तक फिलहाल दुबई में छुपा हुआ बैठा है। सरिता वर्मा है, पीड़ितों की वकील है, पीड़ितों के हक के लिए न्याय की आवाज को बुलंद कर रही है सरिता वर्मा। सरिता, जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी तक तो इसमें जांच बैठी हुई है। अभी ये मैटर कोर्ट तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, क्योंकि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, अभी सिर्फ अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तब तक इस पे केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती। अभी सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन के ही पार्ट पर है, कोर्ट तक ये मैटर अभी तक नहीं पहुंचा है। सरिता जी, किस तरह से पीड़ितों की आप आवाज को बुलंद करेंगी कानूनी रूप से, और कौन कौन सी धाराओं में मामला बनता हुआ नजर आ रहा है? कौन कौन सी धाराएं इस लविश चौधरी पर लगेंगी? कितने साल की इसे जेल होगी? क्या ताउम्र जेल में बिताना पड़ेगा? क्या क्या विकल्प हैं पीड़ितों के पास, और कैसे उनका पैसा वापस आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि पीड़ित के पास बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। एक जजमेंट सहारा वर्सेस सेबी का है। अगर कोई भी कंपनी सेबी गाइडलाइन के तहत पैसा नहीं जुटाती है या सेबी गाइडलाइन का वायलेशन करती है, तो उस जुटाए हुए पैसे को 15% के ब्याज के साथ पैसा रिटर्न करना होगा।
इसके लिए पीड़ित परिवार दायर से मुझे लगता है कि इंडिविजुअल नहीं बल्कि जितने इन्वेस्टर हैं एक ग्रुप बनाए और ग्रुप में जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करें ताकि उनका जो 200 ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। पंकज दुबे हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। पंकज दुबे साहब, कौन कौन से ऑप्शंस फिलहाल पीड़ितों के पास हैं और क्या क्या वो इसमें कर सकते हैं? कैसे उन्हें उनका जो पैसा है, जो जीवन भर की गाड़ी पूंजी उन्होंने इकट्ठा की थी, जो अब लविश चौधरी को सौंप दिया साहब, अब उन्हें कैसे मिलेगी? क्या करें पीड़ित, कहां जाए? शिवम जी, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा था। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो लविश चौधरी और इनकी फ्रॉड कंपनी ने जो भी डिजाइन किया, क्यूरेट किया, जिसके लोगों को मिल करके धोखा दिया, चूना लगाया, ये सामने आया है और इसमें ईडी ने मामला कायम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग में और फेमा में भी मामला कायम हुआ, ये सब पता है हमको और पीड़ितों को भी पता है कि ये मामले कायम हुए। साथ में जैसा कि जानकारी लग रही है कि इंदौर में भी एसटीएफ ने मामला कायम किया है। अब इसके अंदर एक देखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईडी के जो जो प्रोविजंस हैं वो सेंट्रल प्रोविजंस हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मामला कायम किया गया है, यदि जरूरत पड़ेगी तो वो मर्ज हो जाएगा और ईडी उसको आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। यदि आईपीसी की धाराएं लगी हैं तो भी आईपीसी की धाराओं को लेकर के ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कॉमन होना चाहिए। दो अलग अलग डाइवर्जेंट व्यू आ जाएंगे तो उससे जो अहित होगा वो उनका होगा जिनको नुकसान पहुंचा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन जो है वो मर्ज हो जाएगा और कॉमन इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसकी संभावना है। और इसमें जो धाराएं ईडी ने लगाई हैं, जो उनकी धारा है सेक्शन 4, उसमें 7 साल की सजा है, 3 साल मिनिमम है, 7 साल सबसे ज्यादा है। और ये एसटीएफ ने संभावना है कि आईपीसी की भी कुछ धाराएं, आज जो बीएनएस हो गया, बीएनएस की भी धाराएं लगाई होंगी। उन धाराओं के अंतर्गत भी जो है 7 साल से लेकर के 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये तो देखिए एक क्रिमिनल एस्पेक्ट हो गया शिवम जी, जिससे एक व्यक्ति, चलिए ठीक है, उसको ये लगेगा कि हमारी शिकायत हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कल चालान होगा, ट्रायल चलेगा, लेकिन उसके पैसे का क्या होगा? उसको उसका पैसा कैसे मिलेगा जो धोखा दिया गया है उसको? उसको इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि तुम सूली पे चढ़ जाओ, तुम्हारा एक्सट्रेडिशन हो कि ना हो। वो ईश्वर ना करे उसके कोई घरेलू कोई घटना तो है नहीं मारपीट की जो उसकी इतनी चिंता करेगा। उसको उसके पैसे की परवाह है। तो उसके पैसे को लौटाने का भी प्रोविजन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में ही है। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब वो प्रूव हो जाएगा कि साहब ये फ्रॉड था, और फ्रॉड होने के बाद में ये माना जाएगा कि उनकी अमुक अमुक धाराओं में आगे कार्रवाई करी जाएगी। फिर उसको कल को लविश चौधरी कहे साहब मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरा पास तो मेरा मतलब पैसा तो मेरी अय्याशियों में खर्च हो गया, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ खाते फ्रीज हुए हैं, तो उससे सरकार यदि, लेकिन ये सारी चीज, इन सब चीजों के लिए ट्रायल चलेगी। और ट्रायल चलने के बाद में क्रिमिनल जो प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर में रिटर्न करने का और ब्याज के साथ रिटर्न करना, पर ये ईडी का मामला बनता है कि नहीं बनता, बहुत सारी पेचीदगी है। तो मैडम की पूरी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं नीतीश राणा साहब के पास आऊं, उससे पहले हमारे साथ अंकित हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त भोपाल से। अंकित, पूरा मामला है क्या लविश चौधरी वाला, और फिलहाल पीड़ितों का क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ कहना है पीड़ित? अंकित जी हाँ, बिल्कुल कहना साफ होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड जो है सामने आ रहे थे, लोग शिकायत कर रहे थे कि कोई उन्हें निवेश के नाम पर फ़ोन करता है, उसे कंपनियों में निवेश के नाम पर बात करता है और उससे लाखों रुपए ऐंठ लेता है। ऐसा मध्य प्रदेश का सरगना मास्टरमाइंड लविश चौधरी, जो कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश से 3200 करोड़ रुपए की जो है ठगी कर चुका है और इसका इंदौर न्यायालय में मामला भी चल रहा है। कहीं ना कहीं हम बात कहें तो क्राइम ब्रांच ने जो है बड़ी सफलता हासिल करी है, साइबर विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है कि अब ऐसा सरगना जो है जल्द ही भारत लाया जाएगा। नीतीश राणा साहब, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि कुछ खाते, कुछ अकाउंट्स लविश चौधरी के फ्रीज किए गए हैं, उन अकाउंट से पैसा पीड़ितों को जाएगा जिन लोगों का पैसा उसने लिया है, लेकिन उन अकाउंट्स में इतना पैसा नहीं हुआ जितना पीड़ितों को चाहिए। देखिए, पहले 2-3 चीजें मैं बता दूं। मिस्टर दुबे जो हैं कुछ एक्सप्लेन किए हैं, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करती है और उसके लिए पुलिस का केस होना जरूरी है और दोनों इन्वेस्टिगेशन को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। दोनों इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होता है और एसटीएफ अपनी कार्रवाई करेंगे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
जो उससे जो पैसा जनरेट हुआ है उस पैसे को खोजेंगे, वो पैसा कहां गया, किस देश में पार्क हुआ, किस शहर में पार्क हुआ, किस प्रॉपर्टी में पार्क हुआ, जहां पे भी वो पैसा इन्वेस्ट हुआ उन सारे प्रॉपर्टीज को वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैच करेंगे, वो सारे पैसे खोजे जाएंगे, वो अकाउंट को फ्रीज और अटैच किए जाएंगे और अल्टीमेटली ये सब जो है अदालत के सामने रखे जाएंगे। और जब अदालत के सामने ये मामला आएगा तो इस बीच में पीड़िता जो है, जो भी पीड़ित लोग हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वो कह सकते हैं कि ये मेरा पैसा है और वो बोनाफेडा शो करके इंट्रैग्नम में, ट्रायल के इंट्रैग्नम में भी वो पैसा रिलीज किया जा सकता है जो पीड़ित है, जो विक्टिम है। रही बात इतने पैसे होंगे कि नहीं, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि देखा जाएगा। आखिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सके उतना तो रिकवर हो। 3200 करोड़ में से 2000 करोड़ 1500 करोड़ जो भी हो उतना तो रिकवरी और अटैचमेंट हो। और अटैचमेंट सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ देश में होगी, अगर पैसा देश से बाहर गया है तो उस देश में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर है कि उस देश की सरकार को कंसल्ट करके, उससे बातचीत करके और यहां से उस पैसे को, उस प्रॉपर्टी को, दुबई हो, लंदन हो, कहीं पे भी हो, उस पैसे को अटैच किया जा सकता है और उस प्रॉपर्टी को लेटर ऑन ऑक्शन करके सारे विक्टिम्स को, सारे पीड़ित लोगों को पैसा रिफंड किया। ठीक है सरिता वर्मा, पीड़ितों की हक की न्याय की लड़ाई आप लड़ रही हैं, अभी तक आपके पास कितने विक्टिम्स हैं जो अब आ चुके हैं और क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसा अभी बताया गया है कि उनका पैसा मैं रिफंड चाहती हूँ, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल किया जाए। जैसा कि सेबी के मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड अकाउंट बनाया था, उस रिफंड अकाउंट के जरिए एक्यूज की प्रॉपर्टी को सीज करके उसे नीलाम किया गया और जितना पैसा था वो सारे इन्वेस्टर्स में बांट दिया गया था। ऐसा ही मैं इस केस में भी चाहती हूँ कि इस केस में भी जो भी हमारे विक्टिम्स हैं उन सारे विक्टिम्स को सारा पैसा रिफंड तो नहीं मिल सकता है, लेकिन जितना भी अमाउंट जैसे 260 करोड़ जो मिले हैं उसमें से वो पैसा उनको बांट दिया जाए ताकि वो अपनी आगे की कानूनी लड़ाई आसानी से लड़ सके। कोर्ट तक ये मामला कब तक जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या प्रोसेस है? इसके लिए सारे मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स चाहिए जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है, ताकि उन सभी के द्वारा मैं एक अभी तक सामूहिक कितने इन्वेस्टर्स आपके पास आए हैं सरिता जी? जी सॉरी, अभी तक कितने जो विक्टिम्स हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो आप तक आ चुके हैं, अप्रोच कर चुके हैं? 8 से 10 लोग हैं। ठीक है, अभी 8 से 10 लोग इनके पास आ चुके हैं, बाकी इन्वेस्टर्स का आना भी बाकी है। लेकिन राणा साहब, ये जो साइबर फ्रॉड का तरीका या फिर ये कहें कि जो लालच देके, मुनाफे का लालच देकर फ्रॉड करने का तरीका जो सामने आया है, ये क्या करते हैं कि पहले अपना एक पोर्टल बनाते हैं वेबसाइट पे जाके, उस पोर्टल पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स ही इनके मीडिएटर भी होते हैं। उन इन्वेस्टर्स से कहा जाता है कि आप और इन्वेस्टर्स लेके आइए, आपको इसका बोनस मिलेगा। करेक्ट। और वो पोर्टल पे दिखाते, देखिए साहब हमारा इतना इन्वेस्ट किया हमने 20,000, ये रकम हो चुकी है 2,80,000 और इसके इतने हमारा इंटरेस्ट मिल चुका है और इसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और मैंने 20 लाख रुपए तो विड्रॉ कर चुके हैं। तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसे अच्छे से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और वो उसको मानसिक रूप से अपनी ओर ले लिया जाता है, उसे आकर्षित कर लिया जाता है और उसके बाद वो इन्वेस्ट कर देता है इनके झांसे में आके। करेक्ट। सी देखिए, हम लोगों को समाज में जो लोग हैं हमको इससे इत्तेफाक रखनी चाहिए और इससे जो हमें शिक्षित होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं और ऐसे स्कीम्स लाते हैं और जब आपको ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं तो आप उस ऑफर के बारे में पूरी जानकारी रखें, पूरी जानकारी लें, दूसरों से, एक्सपर्ट्स जो हैं आपके आसपास, वकीलों से जानकारी लें, चार्टर अकाउंटेंट से जानकारी लें और तभी आप ऐसे इन्वेस्ट करें किसी भी कंपनी में। ऐसे पहले मैं बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एडवोकेट रह चुका हूं 8 साल और ऐसे कई मामले मैंने वहां पे केस लड़े हैं जो पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने किस तरह पूरी जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। और जहां तक पैसा विक्टिम को देने की बात है, अब आपके हाथ से बाहर की बात है ये। अब ये पैसा रिकवरी जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही कर सकती है और ईडी, मैं बिल्कुल ही इस बात से श्योर हूं कि ईडी अपनी कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से कर रही है। पैसा जहां भी इन्वेस्ट हुआ, जहां भी पैसे को पार्क किया गया है, जिस प्रॉपर्टी में भी पैसा पार्क किया गया, वो सारी प्रॉपर्टी अटैच होगी।
होगी और अल्टीमेटली वो पैसे वो सारे कागजात कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और सारे विक्टिम्स अपनी एप्लीकेशन लगा करके वो पैसे कोर्ट से मांग सकते हैं। पंकज जी, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वो नजीर बने। पंकज जी, फिर कोई लविश चौधरी इस तरह से इस देश के अंदर खड़ा ना हो और लोगों की गाड़ी कमाई को ना डकारे, लोगों की जमा पूंजी, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया है, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया है, किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा किया है। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाँ। है शिवम जी आज की शाम का। अभी राणा साहब बता रहे थे, अभी आपने भी कई जिक्र किए, कई प्रकरणों के, सहारा का प्रकरण हम सबके सामने है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सभी कह रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिएगा या आत्मचिंतन करिएगा, एक आम व्यक्ति 50,000 या 1,00,000 रुपए से ज्यादा का बैंक ट्रांजैक्शन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टार के रूप में मैसेज मिल जाता है और उस पर जांच होती है। ये बात सही कह रहा हूं मैं? कोई भी अमाउंट होगा, मैं 50,000 होगा, 1,00,000 होगा, 2,00,000 होगा, जो भी होगा रूल्स में। आज की डेट में ये लोग एआई का इस्तेमाल करके हम तक, आप तक पहुंच रहे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म से पहुंच रहे हैं। कोई चोरी छुपे नहीं कर रहे हैं। इन एजेंसीज के पास में क्यों नहीं कोई फॉर्मूला है कि इनको काम करते हुए चेक किया जाए? आप बताइए। एक अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में 15 लोगों से पैसा जमा हो रहा है। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहां अलर्ट मिले कंसर्न डिपार्टमेंट को? कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक का पहुंचाई जा रही है ये बात। आदमी छुपा के तो नहीं कर रहा है, अपने खाते से डाल रहा है या किसी खाते में डाल रहा है। कोई ब्लैक मनी में तो जा नहीं रहा है कि 2 नंबर का पैसा ही दे रहा है। वो 1 नंबर का पैसा दे रहा है, 1 नंबर में डाल रहा है और वो अकाउंटेड है। तो ये यदि कोई बैंकिंग कर रहा है बैठ करके और 40 लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा है तो क्या छुप सकता है? यदि हम अलर्ट रहें, एजेंसीज अलर्ट रहें, एक मैकेनिज्म डेवलप हो तो क्या ये छुप सकता है? लेकिन नहीं, हम यदि इंतजार करते रहेंगे कि सारी चीजें रिपीट होती रहे, पब्लिक चीट होती रहे, तो फिर तो सारी ये मैकेनिज्म आप लगा रहे, लोग लाइन में लगे रहेंगे, मर जाएंगे लड़ते लड़ते। इतना आसान तो नहीं है जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनको पैसा कल मिल जाएगा या परसों मिल जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि आज 3200 लोग जो है चीट हुए हैं, कल 2000 चीट होंगे। हम कब तक इंतजार करेंगे? हमको क्या कोई मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा? जबकि हम सक्षम हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पहला क्राइम है जो एजेंसीज को चेक करना चाहिए। सोचा समझा हुआ क्राइम है ना। रास्ते चलते गोली तो लग नहीं रही किसी को कि कंट्रोल में नहीं है किसी की, कोई गोली मार देता है किसी को। ये तो वेल क्यूरेटेड है, वेल ड्राफ्टेड है, वेल थॉट ऑफ है, जिसपे हमारी नजर है, जो हमारी नजर से चूक बिल्कुल। नहीं और सकता। मैं तो कहूंगा कोई ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे पूरा ट्रांसपेरेंसी हो और कोई अगर इस तरह की धोखाधड़ी करता है वो साफ साफ देखे उसमें क्रिस्टल की तरह के साहब ये सीधा सीधा धोखाधड़ी है। गवर्नमेंट को कोई ऐसी रेगुलेटरी बनानी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास अंकित जी, हमारे साथ पंकज जी, मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, जिम्मेदार फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई इस पर देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच को इसकी तलाश थी, साइबर विभाग को इसकी तलाश थी और इसकी तलाश से जुड़े 10 लोगों को भी जो है साइबर विभाग ने गिरफ्तार किया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि लविश चौधरी जो मध्य प्रदेश से 3200 करोड़ रुपए की ठगी कर विदेश भागा है, उससे जो है अब भारत लाया जाएगा। क्योंकि एसटीएफ ने पहले ब्लू नोटिस जो है जारी किया था विदेश मंत्रालय के लिए, क्योंकि पता करना था एसटीएफ विभाग को कि आखिरकार जो ये आरोपी बता रहे हैं, जो 10 आरोपी गिरफ्तार किए, क्या ये सत्य है। उसके लिए ब्लू नोटिस जारी किया। जब उन्हें सत्यता प्रमाणित हुई, उन्हें पता चला कि हाँ दुबई में ये छुपा हुआ, उसके बाद रेड नोटिस जारी किया और एक पत्र भी भेजा है। मैं बताना चाहूँगा कि एक पत्र भी भेजा है जिसमें 200 पन्ने हैं। 200 पन्नों में अरबी भाषा में जो है इसका पूरा मामला लिखा गया है। कहीं ना कहीं देखें तो अब जो ये लविश चौधरी जो दुबई में छुपा बैठा था, जिसने 3200 करोड़ रुपए जो है लोगों के एंठे थे, अब वो भारत लाया जाएगा और इंदौर न्यायालय में इसका मामला भी दर्ज है। राणा साहब, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी देश के अंदर कई लविश चौधरी इस तरह के फ्रॉड करके भाग चुके हैं। कई पकड़ में आए, कई पकड़ में नहीं आए। पता चला दुबई से प्रत्यर्पण होना यूएई से और वो कंट्री चेंज कर दिया। करेक्ट, मैं उसी पे चर्चा करना चाह रहा था। देखिए, अभी रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ, दुबई गवर्नमेंट को दस्तावेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन क्या लविश चौधरी दुबई में अरेस्टेड है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो दुबई में अरेस्टेड नहीं है तो वो अपनी कंट्री बदल लेगा, कोई और कंट्री चला जाएगा। उसका पासपोर्ट जमा किया गया है? क्या उसका एग्जैक्टली क्या पासपोर्ट जमा किया गया और
दुबई के आसपास बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहां पे आप बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, आप किसी और कंट्री चले जाएंगे। सो लविश का सबसे पहले जिस भी कंट्रीज में है वो जहां पे भी मौजूद है उस कंट्री में उसका अरेस्टिंग होना जरूरी है और तभी जाकर के कोई भी रेड कॉर्नर नोटिस या फिर जो भी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज हैं, फिर तो दूसरी बात और भी देखी जाएगी जिस कंट्री में वो है वहां से क्या एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है भारत सरकार की। अगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है तभी वो सरकार आपको मदद करेगी वहां से। आप देखे हुए कि पहले भी बहुत सारे एक्यूज जैसे महल चौकसी हो या नीरव मोदी हो या बहुत सारे लोग देश छोड़ के भागे और ऐसी कंट्रीज में गए जहां से भारत सरकार से उनका प्रत्यारोपण संधि या एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं, जो कभी हेल्प ही नहीं हो और वो एक्यूज कभी वापस भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आज के दिन में मैं सुनहरे सपने नहीं दिखाऊंगा किसी भी विक्टिम को और ना ही मैं किसी तरह से उनको एश्योर करूंगा, क्योंकि मैं कानूनी रूप से मैं बताता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो भी मामला है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही काबिल और बहुत ही सक्षम संस्थान है। कहीं भी एक्यूज है जहां पे वो छुपा है और वहां पे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है उसको जरूर पकड़ के लाएंगे और जहां भी पैसा इन्वेस्ट हुआ, जहां भी पैसा पार्क हुआ है उस पैसे को अटैच करके और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट के सामने रखेंगे और विक्टिम वहां से क्लेम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब। अशरत अर्शिद थी हमारे साथ, आपका शुक्रिया। और पंकज दुबे थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं।